हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक के 5th चैप्टर चिट्ठियों की अनोखी अनूठी दुनिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। इस पाठ के लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। तो बच्चों, आपको चैप्टर को रीड करना है, तो हमने वीडियो बना रखा है, आप चैप्टर को रीड करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा। चैप्टर की रीड करने वाले वीडियो का हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से लिंक लेकर आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। आंसर है इसका, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है, उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, उन्हें एकत्र कर इकट्ठा करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता है। प्रश्न दूसरा है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए कि किस भाषा में चिट्ठी को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, चैप्टर को रीड कराया था तो मैंने आपको बताया था कि आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर है, पत्र को खत उर्दू भाषा में कहते हैं, कागज कन्नड़ भाषा में कहते हैं, उत्तरम जाबू और लेख तेलुगु भाषा में, काडित कहते हैं तमिल भाषा में, पाती चिट्ठी हिंदी भाषा में कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया बच्चों। और जब भी आपका एग्जाम होता है, क्लास में टीचर आपको पत्र लिखना सिखाते हैं और एग्जाम में भी आता है बच्चों, तो इसको स्कूली पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। तो बच्चों, चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार बताइए। पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं संभाल के रख सकते, इसका हमें आंसर देना है। तो उत्तर है, पत्र धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। इसका कारण यह है कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद पत्रों को हम पुस्तक के रूप में भी रख सकते हैं, जैसे गांधी जी के पत्र, भगत सिंह के पत्र, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी पुस्तक के रूप में दुकानों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में देखे जा सकते हैं, जबकि एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो पर उन्हें हम स्थायी रूप से सहेज कर संभाल कर नहीं रख सकते हैं। तो बच्चों, 6th क्लास में चैप्टर है जिसमें पंडित जवाहरलाल ने अपनी बेटी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। तो देखिए बच्चों, एक पत्र पर ही एक पाठ बन चुका है, ठीक है ना। तो पत्रों का इतना महत्व होता था। अब प्रश्न 5वां है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुविधा अनुसार बहुतायत में करने लगे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान में पत्रों का प्रचलन भी कम नहीं हुआ है, अभी भी है। आज व्यापारिक कोई बिजनेस होता है, वह विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। तो बच्चों देखिए, अगर विभाग से कोई संदेश आता है तो हमारे पास स्कूल में भी लेटर ही आता है, ठीक है। तो फोन नहीं आते वहां से लेटर आते हैं। तो इस काम में डाक विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की सुविधा अभी सामान्य जन तक नहीं है, इसलिए चिट्ठियों की जगह ये वैज्ञानिक साधन नहीं ले सकते हैं। जहां पर बच्चों फोन है ही नहीं तो वहां पर चिट्ठियां ही काम आती है, तो उस जगह पर ये जो साधन है टेलीफोन, मोबाइल, वहां काम ही नहीं आएंगे, तो वहां पर चिट्ठियां ही चलती हैं। पाठ से आगे में बच्चों पहला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर
पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो बच्चों, पत्र लिखने के बाद उस पे टिकट लगाना पड़ता है और सही एड्रेस भी लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर एड्रेस सही नहीं होगा, टिकट नहीं लगा होगा, तो पत्र वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहां हमने भेजना था। यदि बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेज दिया जाए तो हो सकता है कि पोस्टमैन उस पत्र को वितरित नहीं करे। यदि वह पत्र वितरित होता भी है, अगर वो देके भी आता है, तो पत्र पाने वाले को टिकट का दुगना मूल्य पोस्टमैन को देना पड़ता है, ठीक है। अगर बिना टिकट के आप डालोगे तो जिसको आप भेज रहे हो उसको डबल पैसे लग जाएंगे टिकट के। क्वेश्चन दूसरा है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर है, पिन कोड की संख्याएं भी एक तरह का पता होती हैं। यह 6 अंकों की होती है। बच्चों, हर जगह का पिन कोड होता है, ठीक है। तो आपके जहां पर रहते हो वहां का भी होगा। इसका प्रत्येक अंक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उस क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं। संबंधित डाकघर में पत्रों की छंटाई होती है। इसके बाद पत्रों का वितरण किया जाता है। जहां पे पत्र भेजने हैं वहां भेजे जाते हैं। प्रश्न तीसरा बच्चों यहीं शुरू हो रहा है, तो आप नीचे लिख लीजिएगा, सही करके नीचे सेकंड के आंसर के नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहीं आपको थोड़ा बता रही हूँ। प्रश्न तीसरा है, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर महात्मा गांधी विश्व प्रसिद्ध एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के लिए चलाए गए जो बच्चों उन्होंने आंदोलन चलाए थे, उनके द्वारा योगदानों ने उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बना दिया। बच्चों, उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे, ठीक है, जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे ना, तो स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलनों में योगदानों ने उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बना दिया था। इस समय गांधी जी देश के किस भाग में रहकर क्या कर रहे हैं, यह सबको पता था। इसलिए गांधी जी को दुनिया भर से भेजे गए पत्रों में महात्मा गांधी इंडिया पता लिखा होता था। उस टाइम गांधी जी कहाँ पर हो, इसका मतलब कोई उनका पक्का एड्रेस नहीं था। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने लाइन को सही किया है, तो आप सही करके लिखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अनुमान और कल्पना। तो प्रश्न पहला है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाके की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो बच्चों, ये दोनों पाठ है, ये चिट्ठियों से संबंधित हैं, ठीक है। इसका उत्तर है, जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उसमें लिखा सुखद और दुखद समाचार पत्र कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ईश्वर के ऐसे संदेश जो केवल हम महसूस करते हैं, इनके द्वारा दिए जाते हैं। पक्षी अपनी स्वच्छंद उड़ान भरते हैं। इसके लिए देशों की सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता है। वे फूलों की सुगंध को अपने पंखों द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार बादल एक देश में बनकर दूसरे देश में बरसते हैं। इनके द्वारा लाए गए प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश मनुष्य न पढ़कर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। तो प्रकृति की चीजों को प्रकृति अच्छी तरह से जानती है। प्रश्न दूसरा है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आंसर है इसका, मेघदूत नामक काव्य महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। मेघदूत का वर्ण्य विषय इस प्रकार है, अलकापुरी नरेश कुबेर के दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। उनमें एक यक्ष की हाल ही में ही शादी हुई थी। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को बहुत प्यार करता था। प्यार में डूबने के कारण
यक्ष अपने कार्य में आलस्य करने लगा था। उसके प्रमाद को देखकर कुबेर उसे पत्नी से अलग रहने हेतु रामगिरी पर्वत पर रहने का शाप दे देते हैं। वह रामगिरी पर्वत पर रहने लगता है। वर्षा ऋतु आने पर उमड़े हुए बादल को देखकर यक्ष को अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वह विकल हो उठता है, व्याकुल हो उठता है। ऐसी विरहाकुल स्थिति में वह जड़ चेतन का भेद भूलकर अपनी प्रिया यक्षिणी को मेघ द्वारा यह संदेश भेजता है कि वह शीघ्र ही कुबेर के शाप से मुक्त होकर उससे मिलने आएगा। यक्ष मेघ को रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों एवं मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी समझाता है। यक्ष की प्रेम विकलता को देखकर कुबेर उसे शाप मुक्त कर देता है। यक्ष पुनः अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक और रहने लगता है। प्रश्न तीसरा है, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है, जा रे कागा विदेशवा मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थानों तक भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। तो बच्चों 3 गीत हमें बताने हैं जो पक्षियों से संबंधित हो। तो बच्चों और कुछ नहीं तो आप फिल्में देखा कीजिए, फिल्मों में होते हैं, ठीक है, जो पक्षियों से संबंधित होते हैं। तो इसमें 3 गीतों का संग्रह बच्चों आपको याद ही होगी। आप तो तब बच्चों पैदा ही नहीं हुए होंगे जब सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म आई थी। तो उसमें एक गाना है, आप सुनिएगा जरूर, ठीक है। कबूतर जा जा पहले प्यार की चिट्ठी साजन को दिया। तो ये गाना बहुत फेमस है बच्चों, ठीक है। एक तो देखिए इस तरह से आ गया। दूसरा है, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके। तो बच्चे फिल्मी गाने हैं। प्रीतम को पतियां लिखूं कौवा तू ले जाई। पहले बच्चों संदेशा कबूतर तोते आदि देकर आते थे। प्रीतम जी सुयूं कहे रे थारी बिरहनी धान न खाई। तो बच्चों मुझे गीत गाना नहीं आता, मैंने सिर्फ आपको बोल के यहाँ लिख के बता दिया, ठीक है। तो यदि मुझे किसी पक्षी को संदेशवाहक बनाकर भेजना हो तो मैं वह पत्र अपने गांव में रहने वाले मित्र को भेजूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ भेजना चाहूंगा लिखा है। अगर आप बॉय हो तो चाहूंगा लिखोगे और गर्ल है तो चाहूंगी लिखोगे, ठीक है। और उसमें लिखूंगा कि मेरे गांव में सब मिलजुल कर रहे, वह गांव दिनों दिन चौगुनी उन्नति करे। अब प्रश्न अगला है बच्चों, चौथा, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदर्श मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है, पत्र के पते की तरह। और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर बच्चे पास होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे अब आप 8th पास कर लोगे तो फिर 9th 10th हो जाएगी, आप स्कूल से पास होकर चले जाओगे और कोई काम करने लग जाओगे, ठीक है। तो अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तो आपको अपनी कल्पना से लिखना है, ठीक है। तो उत्तर है, दर्श मिश्र ने अपनी कविता चिट्ठियां में यह बताना चाहा है कि लेटर बॉक्स में अनेक चिट्ठियां होती है। तो बच्चों जब चैप्टर को मैंने रीड करवाया था तो मैंने वहां पर आपको लेटर बॉक्स भी दिखाया था, ठीक है। तो उसमें अनेक चिट्ठियां होती है, कोई सुख की होती है, कोई दुख की होती है, लेकिन सभी चिट्ठियां अपने अपने लिफाफों में बंद होती है, ठीक है। उनमें से कोई भी अपना सुख दुख किसी को भी नहीं बताती हैं। सभी अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं कि कब डाकिया आएगा और लेटर बॉक्स से लेटर निकाल लेगा और उन्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देगा, अर्थात अपने पते पर पहुंच जाना चाहती हैं। यह एक दूसरे का कैसा साथ है कि एक दूसरे से हंस रो भी नहीं सकती है। देखो कितनी चिट्ठियां होती हैं बच्चों लेटर बॉक्स में, तो लेकिन फिर भी आपस में बात नहीं कर सकती है, अपना सुख दुख नहीं बांट सकती है। अंत में कवि ने यह बताना चाहा है कि क्या हम भी लेटर बॉक्स की इन चिट्ठियों की तरह हो गए हैं जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, सभी आत्म केंद्रित हो गए हैं। कवि का यह कहना कि रेल के डिब्बे में बैठी सवारियां भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह। तो बच्चों आपको पता ही है कि जब हम रेल में सफर करते हैं तो बहुत सारे अनजान लोग हमें मिलते हैं,
लेकिन हम आपस में मतलब कोई ज्यादा बात नहीं करते, सब क्या करते हैं अपने ठिकाने पर जाने के लिए जिसका जो स्टेशन आता है उतर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह चिट्ठियां भी उसी तरह ही है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर भी सभी लोग मिलकर बैठते हैं, लेकिन मन में चाह केवल मंजिल पाने की होती है कि कब मेरा स्टेशन आए और कब मैं उतरूं और घर जाऊं। और किसी का किसी से संबंध नहीं होता है, यदि होता भी है तो सामयिक ही होता है, सिर्फ टाइम पास के लिए। जितनी देर हम उनके साथ रहते हैं उतनी बातें कर सकते हैं, मंजिल आने पर वह भी टूट जाता है। बच्चों, हम हजारों सफर करते हैं, हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन क्या कभी हम दोबारा उनसे बात करते हैं या कभी हमें दोबारा वो मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो पत्र के पते की तरह विद्यालय को एक लेटर बॉक्स की चिट्ठियों की तरह नहीं कहा जा सकता। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और पढ़कर अपना भविष्य बनाते हैं, जिस तरह से आप बना रहे हो। ठीक है, आप चिट्ठियां नहीं हो लेटर बॉक्स की, आप विद्यार्थी हो, पढ़ने आते हो, पढ़कर आप अपना फ्यूचर बना रहे हो। इसके साथ वे विद्यालय में रहकर आपसी मेल जोल, सद्भाव और एक दूसरे के प्रति संबंध और समर्पण आदि की भावनाएं सीखते हैं। तो बच्चों, आप स्कूल में एक साथ बच्चे पढ़ते हो तो किसी के साथ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती होती है कि हमारी दोस्ती कई सालों तक चलती है। ठीक है, उन पर वहां शिक्षकों की निगरानी रहती है, वे उन्हें नैतिकता और सामाजिकता की शिक्षा देते हैं, जिससे वे उन्हें आत्म केंद्रित नहीं होने देते हैं। वे वहां से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे का अध्ययन करने या जीविकोपार्जन करने के लिए, कमाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक दूसरे से मिलने की चाह बनी रहती है। हमेशा याद रहते हैं बच्चों, आज मेरे को इतने साल हो गए स्कूल छोड़े को, मुझे आज भी मेरे जो फ्रेंड है मुझे याद है, और जब मैं अपने मम्मी के घर जाती हूँ तो उनसे जरूर मिलकर आती हूँ। यह अलग बात है कि जीविकोपार्जन काल में जीवन का बोझ उनके कंधों पर आ जाता है और उनमें स्वार्थ की भावना पनप जाती है, और आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए वे आत्म केंद्रित बन जाते हैं और चिट्ठियों की भांति केवल अपने बारे में ही सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो बच्चों, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी दूसरों से दूर हो जाते हैं। अब बच्चों करेंगे भाषा की बात, व्याकरण करेंगे। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए जिनके पीछे पत्र आए। ठीक है, पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द, जैसे प्रार्थना पत्र। वो तो आप बच्चों एक्सपर्ट हो गए प्रार्थना पत्र लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में। जब भी स्कूल से छुट्टी लेनी होती होगी तो आप लिखते हैं ना प्रार्थना पत्र। बधाई पत्र और शिकायती पत्र होता है बच्चों, आवेदन पत्र होता है। जब आप आपके जैसे आप 8th में हो तो अब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, तो वो होगा आवेदन पत्र। शिकायत करनी हो, मान लो नगर पालिका में शिकायत करनी है कि मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, ये शिकायती पत्र में आ जाएगा। बधाई पत्र में कोई आपका फ्रेंड के अच्छे नंबर आए हैं तो आप उसे बधाई दोगे। निमंत्रण पत्र होता है बच्चों, शादी ब्याह का किसी का बच्चा होता है तो हम पार्टी रखते हैं तो निमंत्रण पत्र देते हैं। संवेदना पत्र होता है बच्चों एक, कार्यालय पत्र होता है, नियुक्ति पत्र होता है, त्याग पत्र और शपथ पत्र। ये थे बच्चों पत्र। कितने प्रकार के हो गए? देखिए 10 प्रकार के। अब दूसरा प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना है जिसके पीछे इक प्रत्यय है। ठीक है, जैसे सामाजिक, तो ये बना है समाज प्लस इक से। आर्थिक, अर्थ प्लस इक। दैनिक, दिन प्लस इक दैनिक। आध्यात्मिक, अध्यात्म प्लस इक। जैविक, जीव प्लस इक। प्रारंभिक, प्रारंभ प्लस इक। स्वाभाविक है बच्चों, स्वभाव प्लस इक। और आरंभिक है, आरंभ प्लस इक। तो ये प्रत्यय थे जिनके पीछे इक प्रत्यय लगकर बनता है। और प्रश्न तीसरा है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर की संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र से बना है। ठीक है, इस संधि में ई क्या हो जाता है? बड़ा ई हो जाता है। अगर आपको संधि सिखाई गई है तो लास्ट क्लास में 7th में, तो आपको पता ही होगा कि आ हो जाते हैं। इसी तरह छोटा ई और छोटा ई भी ई हो जाता है। छोटा ई, बड़ा ई भी ई हो जाता है, और छोटा ई भी ई हो जाता है। ठीक है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब हमें बोलने में थोड़ा सा टाइम लगे, ये बच्चों ई, इसे बोलोगे ई यानी फटाफट बोला है, और इसे आप बोलोगे ई।
तो जो ज्यादा टाइम लगता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई है: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इस कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय संग्रहालय बन गया, महा प्लस आत्मा महात्मा बन गया। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी टीचर्स को दिखाइए। तो आप करके रखना बच्चों, जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो जब आप स्कूल जाएंगे तो अपने टीचर्स को दिखाना, ठीक है। दीर्घ संधि, तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि ये देखिए, ये विद्या प्लस आलय, ये आ है, इसमें आप आ की साउंड आ रही है और यहाँ पर भी बच्चों आ की साउंड आ रही है, तो ये आ और आ बन गया, आ की ध्वनि आएगी, विद्यालय, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा विद्यालय। अब ये देखिए यहाँ पर हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या है, अ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पर आ की, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे बच्चों आ, अ और आ बन जाते हैं। तो ये देखिए हिम प्लस आलय, जो आ की ध्वनि है ना ये म के अंदर आ जाएगी, इस माँ के अंदर आ गई, हिमालय बन गया। इसी तरह से पुरुष प्लस अर्थ, ये भी अ है, ध्वनि देखिए आप, ओनली आपको ध्वनि देखनी है, ठीक है, और ये भी अ है, अ और अ बन जाता है बच्चों आ, ठीक है। पुरुष प्लस अर्थ बन जाएगा पुरुषार्थ। चलिए गुण संधि, नर प्लस इंद्र, तो यहाँ पर एक ही ध्वनि आ रही है और यहाँ पर ई, इक ई आ रही, ई अ और ई, तो ये हो जाएगा बच्चों एक ही ध्वनि हो जाएगी, ठीक है, नरेंद्र। और ये हो जाएगा बच्चों लोक प्लस उपचार, अ और उ, अ और उ, ओ बन जाएगा लोकापचार। और महा प्लस उत्सव, आ और उ, ये लास्ट वाली ध्वनि देखनी है, हा की और उ की, तो ये बन जाएगा बच्चों ओ की ध्वनि आ जाएगी, महोत्सव बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह वृद्धि संधि आ जाएगी बच्चों, सदा प्लस एव, तो ये बन जाएगा सदैव, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, सदैव बोलोगे आप इसे। महा प्लस ओजस्वी हो जाएगा महोजस्वी। और यण संधि में आ जाएगा बच्चों यदि प्लस अपि, ये हो जाएगा यद्यपि, और सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं इस चैप्टर पर, चैप्टर को रीड किया हुआ है एक में, और आज क्वेश्चन आंसर किए हैं। चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। आपके बताने से बच्चों हो सकता है उसकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। कोई भी फ्रेंड होता है तो फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।